जो एक्ट है उसकी बात हम करेंगे। इससे पहले भी हमने बहुत सारे एक्ट बताए कि आरटीआई का एक्ट क्या होता है या सरफेसी एक्ट क्या है। तो उसी तर्ज पे आज की जो पहली हमारी टॉपिक होगी वो एक छोटा सा एक्ट है, जिस एक्ट के रिकमेंडेशन पे हमने आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट। माइक ऑन, किसका माइक ऑन है? उस एक्ट के रिकमेंडेशन पे भारत के बैंकर्स बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। 5 करोड़ रुपए उसमें लगे। कोलकाता में उस बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। 1 अप्रैल को हुआ, 1935 को हुआ। बैंकर्स बैंक है, हर एक बैंकों को लाइसेंस देती है। आरबीआई के जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, चाहे वो बैंक रेट हो, चाहे वो रेपो रेट हो, चाहे वो सीआरआर हो, चाहे वो एसएलआर हो, है ना, चाहे वो आपकी रिवर्स रेपो रेट हो, एमएसएफ हो, एनडीटीएल हो, है ना, सारी की सारी उस बैंक के द्वारा रेगुलेट की जाती है। बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन उस एक्ट का नाम, जिस एक्ट में जितने भी सेक्शंस हैं, उस सेक्शंस में एटलीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सिर्फ उसी सेक्शन की हम बात करेंगे, और वो एक्ट है आरबीआई एक्ट 1934। फिर से बोल रहा हूं मैं कि आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट तो हमने 1935 में किया, बट आरबीआई की कोई सी भी ऐसी एक्ट नहीं है जो 1935 की है। द एक्ट वाज 1934 ऑफ आरबीआई एक्ट। तो पहली बात तो आप ये जाने कि आरबीआई की जो एक्ट है वो 1934 की है। इस 1934 के एक्ट में आखिर वो कौन सा ऐसा सेक्शन है, क्योंकि एक्ट है तो कुछ न कुछ सेक्शन होंगे, तो आखिर इस 1934 के एक्ट में कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हमें पढ़नी है। तो सिर्फ गिना चुना सेक्शन ही हम पढ़ेंगे, 6 या मैक्सिमम 7 सेक्शन को आप जाने। उसी सेक्शन से आपसे क्वेश्चन आएंगे, बशर्ते कि आपको वो सेक्शन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के दिन तक याद होने चाहिए। जिस एक्ट में आरबीआई के इनकॉर्पोरेशन, जिस एक्ट में आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई, उस एक्ट के उस सेक्शन का नाम है सेक्शन नंबर 3। तो आरबीआई की एक्ट जिस सेक्शन के आधार पे हुई वो 3 था, और वो एक्ट आरबीआई की एक्ट 1934 की है। सेक्शन नंबर 3 के बाद जिस इंपॉर्टेंट सेक्शन पे हम चलेंगे वो भी प्राइम नंबर ही है, वो है सेक्शन नंबर 7। तो सेक्शन नंबर 7 में गवर्नमेंट आरबीआई को डायरेक्शंस देगी। आरबीआई ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, गवर्नमेंट के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहेगी वही आरबीआई को करना है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अगर बोला कि डिमोनेटाइजेशन हमें इंप्लीमेंट करना है तो करना है। तो आरबीआई को डायरेक्टिव्स देने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। ये जिस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है वो सेक्शन नंबर 7 है। तो अभी तक 2 सेक्शन की हमने बात की है। सेक्शन नंबर 3 जिसमें आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट की पूरी प्रक्रिया है। सेक्शन नंबर 7 जिसमें आरबीआई गवर्नमेंट के अधीन है, और ये गवर्नमेंट के अधीनता का जो आपका डेफिनेशन है वो यहां से मालूम चलता है कि आरबीआई विल गिव द डायरेक्शन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन नंबर आपका 20 है, 20 नंबर का सेक्शन है, जिसमें हर एक बैंकों का ये ऑब्लिगेशन है कि वो गवर्नमेंट बिजनेस करेगा। अगर गवर्नमेंट ने कोई सा भी गवर्नमेंट स्कीम निकाला है, सपोज प्रधानमंत्री क्या निकाला, तो प्रधानमंत्री ने निकाला फाइनेंशियल इंक्लूजन निकाला, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बैंक को काम करना है, बैंक को प्रोडक्ट बेचना ही है, कंपलसरी है, क्योंकि एक्ट के अंदर समायोजित है। एस्टैब्लिशमेंट इनकॉर्पोरेशन इसी के तहत हुआ है कि जितने भी गवर्नमेंट की योजना होगी, उस गवर्नमेंट की योजना का जो निराकरण है वो जो भी बैंक हैं जो आरबीआई के अंदर लाइसेंस प्राप्त किए हैं उनको इंप्लीमेंटेशन करना ही है। चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री पीएम एसबीवाई सुरक्षा बीमा योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जेजेवाई जीवन ज्योति योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री एपीवाई अटल पेंशन योजना हो। कहने का मतलब ये है कि ये वो स्कीम है जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम आज के डेट में बैंकिंग में चल रहा है। उसमें से 3 स्कीम का नाम मैंने आपके सामने अभी तक रखा है, एसबीवाई, जेजेवाई एंड एपीवाई। क्या है ये स्कीम, इसके बाद में हम बात करेंगे। बट अंडर सेक्शन 20 ऑफ आरबीआई एक्ट, गवर्नमेंट बैंक और एनी बैंक जो भी आरबीआई के अंदर लाइसेंस, क्योंकि हर एक बैंकों को लाइसेंस कौन देता है, आरबीआई देगी। चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, रूरल बैंक हो,
या फिर आपकी नेशनलाइज्ड बैंक हो, जितने भी बैंक आपके इंडिया में है, विदाउट हैविंग लाइसेंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नॉट अ सिंगल फाइनेंशियल entity, not a single financial bank can open their door for their customers. This is what under section 20 of RBI Act 1934 गवर्नमेंट बिजनेस को हमें फॉलो करना है। यार कितनी बार बोला है माइक ऑन रखने के लिए, कौन है ये? ओके, अभी आप जाने हमने अभी तक 3 सेक्शन देखा, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 20। 20 के बाद एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यही वो सेक्शन है जिस सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि आरबीआई सारे बैंक नोट को इशू कर सकती है। देखिए यहाँ पे दो हमने एक बात बोली है, वो है बैंक नोट। देयर आर 2 नोट इन इंडिया, एक को हम बोलते हैं करेंसी नोट, एक को हम बोलते हैं बैंक नोट। तो आपसे जब पूछा जाता है कि करेंसी नोट कौन इशू करता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज फाइनेंस सेक्रेटरी, क्योंकि करेंसी नोट हम सिर्फ उस नोट को बोलते हैं जो 1 रुपए का नोट है। तो 1 रुपए के नोट पे जो सिग्नेचर होता है वो भारत के आरबीआई के गवर्नर का नहीं होता है। 1 रुपीज नोट इज सिंगल नोट इन इंडिया जिसपे आरबीआई के गवर्नर का साइन नहीं होता है। अदर देन 1 रुपीज नोट, जितने भी डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी आपके इंडिया में है, पत्ते वाले जो नोट हैं, उस पत्ते वाले नोट को हम बैंक नोट बोलते हैं, लेकिन 1 रुपए का जो नोट है उसे हम करेंसी नोट बोलते हैं। तो 22 नंबर सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि सारे के सारे बैंक नोट को इशू करने का एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ आरबीआई को प्राप्त है। आपसे अगर पूछा जाए कि 1 रुपीज नोट ड्यूली साइन बाय हु ऑफ द फॉलोइंग, आंसर क्या देंगे? फाइनेंशियल सेक्रेटरी टीवी सोमनाथ। कौन है आपके डेट में? टीवी सोमनाथ। अरे क्या बात है भाई, कहाँ से ऐसे ज्वलंत ज्ञान तुमने प्राप्त सर आपने बताया सर, आपने सर गलती हो गई, ठीक है। चलिए, तो 1 रुपीज नोट फाइनेंस सेक्रेटरी, अदर देन 1 रुपीज नोट दैट इज कॉल्ड बैंक नोट, गवर्नर ऑफ आरबीआई अंडर सेक्शन 22। 22 के बाद हमने देखा था कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था, और डीमोनेटाइजेशन में जितने भी बड़े नोट थे 500 या 1000 रुपए के, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया। ये डीमोनेटाइजेशन का भी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन में लिखा हुआ है। आरबीआई एक्ट की हम बात कर रहे हैं, 34 नंबर एक्ट की बात कर रहे हैं, और जिस सेक्शन में डीमोनेटाइजेशन की बात लिखी हुई है वो सेक्शन नंबर 20 के बाद 24 नंबर का सेक्शन है। तो डीमोनेटाइजेशन का भी अधिकार आरबीआई के पास है अंडर सेक्शन नंबर 24। कुछ मॉनेटरी रूल लेट्स हैं, है ना। आपसे पूछा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है, तो आप बोलते हैं आरबीआई। आपसे पूछा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन से उसके पिलर है, तो आप बोलते हैं बैंक रेट है, रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, रिवर्स रेपो रेट है। तो इस पूरे 5 रेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेट है, जिस रेट में जितने भी बैंक का अपना एसेट है, उस एसेट का एक सर्टेन परसेंट आरबीआई के पास कैश में रखा जाता है। फिर से बोलता हूं, पूरे एसेट का एक सर्टेन परसेंट जो भी आरबीआई निर्धारित करती है मॉनेटरी पॉलिसी में, कि आज की डेट में हमारा 3.25 है, 3% है, 3.5% है, उतना परसेंट आरबीआई के पास कैश में हर एक बैंक रखती है। उस रेट का नाम है CRR, द फुल फॉर्म ऑफ CRR, कैश रिजर्व रेशियो। देखिए फिर से बोलता हूं, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन नंबर 42 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 42 को आप रिवर्स कर दीजिएगा तो 24। ये दोनों बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि एक में जहां पे सीआरआर की बात लिखी हुई है, जब हम बीआरए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में चलेंगे तो उस 24 की जगह 42 में एसएलआर की बात लिखी हुई होगी, है ना। तो यहाँ पे हम आरबीआई के एक्ट 1934 में है, यहाँ पे सीआरआर की बात लिखी हुई है। जिस सेक्शन में सीआरआर की बात लिखी हुई है वो सेक्शन है 42 नंबर का सेक्शन। और सबसे आखिरी में आरबीआई के एक्ट के सबसे आखिरी में एक इंपॉर्टेंट एक्ट को भी हम देखेंगे, उस एक्ट का नाम है सेक्शन नंबर 45। 45 में ये कहा गया है कि अगर आरबीआई मौजूद नहीं है
तो आरबीआई के एजेंट के रूप में जो बैंक काम करेगी उस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई विल वर्क एज एन एजेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही वो कारण है जिस कारण से जितनी भी ट्रेजरी का मतलब होता है कि जो छपाई खाना है, पैसे जहां छपते हैं वहां से बैंकों तक पहुंचाने के बीच में एक कड़ी काम करती है, उस कड़ी को हम बोलते हैं ट्रेजरी। तो ट्रेजरी हमेशा आरबीआई के पास होती है, लेकिन हर एक जगह तो आरबीआई का होना पॉसिबल नहीं है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आरबीआई का होना पॉसिबल नहीं है। इस कारण से आरबीआई का एजेंट है एसबीआई, और इसी एजेंट के अंदर ट्रेजरी ब्रांच होती है। और ये एसबीआई को एक ट्रेजरी की मानता, एक एजेंट ऑफ आरबीआई की मानता आरबीआई के ही एक्ट में लिखा हुआ है। वो एक्ट का नाम हमने आखिरी के एक्ट को मैं बताया है, एक्ट है 45। तो आपकी जो पहली टॉपिक है उसमें आप लिखें आरबीआई एक्ट 1934। इस 1934 में जो सबसे पहली सेक्शन आपको याद करनी है, लेफ्ट हैंड साइड लिखिएगा सेक्शन और राइट हैंड साइड लिखिएगा इंस्ट्रक्शन, लिख दीजिए चलेगा। यहां पर लिखिए एस्टैब्लिशमेंट और इनकॉर्पोरेशन, एस्टैब्लिशमेंट और इनकॉर्पोरेशन ऑफ आरबीआई। आरबीआई की इनकॉर्पोरेशन की बात हम आरबीआई क्लास में करेंगे कि कब हुआ, कौन सी कमेटी थी, यंग एंड हेरिटेज कमेटी थी, कहां पे हुआ, 5 करोड़ क्या है, कोलकाता में हुआ, 1937 में हमने उस हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया है। तो इसकी बात हम आरबीआई के इनकॉर्पोरेशन वाले क्लास में करेंगे। सेक्शन नंबर 3 के बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात कर रहे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में चाहे तो पूछा गया है, यह संभवतः पूछा जा सकता है। सेक्शन नंबर 7 क्या है? सेक्शन नंबर 7 में, इस सेक्शन नंबर 7 में लिखा हुआ है गवर्नमेंट विल गिव डायरेक्शन टू whom? आरबीआई। आरबीआई। सेक्शन नंबर 3 के बाद ये 1 2 3 आप अपने हिसाब से लिखना है, ऐसा नहीं कि सेक्शन नंबर 1 को याद कर लेना। ये सेक्शन नंबर हमने यहाँ लिखे हैं, ये सीरियल में चूंकि मैं बता रहा हूँ इसका सीरियल लिख रहा हूँ, अदरवाइज सीरियल में नहीं है। तो जो सीरियल में होता है तो क्या होता है, सेक्शन 1 फिर 2 फिर 3, लेकिन उतना 1 2 3 बैंक में जाने के बाद इंटरनल प्रमोशन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बैंक में पहुंचने तक के लिए सिर्फ 6 सेक्शन याद कर लीजिए, काफी है। सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 7। उसके बाद कौन सा सेक्शन नंबर 20? सेक्शन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है? ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक टू इम्प्लीमेंट क्या चीज? गवर्नमेंट बिजनेस। गवर्नमेंट बिजनेस का कोई नाम बता सकता है क्या? 3-4 नाम, 3-4 नाम बताओ, गवर्नमेंट बिजनेस क्या क्या है? अरे अभी हमने 3-4 योजनाओं की बात की ना, बताओ ना योजना का नाम। इतना डरे क्यों रहते हो तुम लोग? मुझे ये आश्चर्य लगता है। अरे डरो मत। प्रधानमंत्री योजना। अरे प्रधानमंत्री योजना में क्या 200 से ज्यादा योजना चल रहा है मैडम। प्रधानमंत्री में क्या योजना? प्रधानमंत्री वो आपका साफ जनधन सफाई योजना योजना, है, वो चलेगा क्या? मुद्रा लोन स्कीम, हाँ गुड, मुद्रा लोन। और नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। दैट इज नॉट योजना, दैट इज अ बैंक। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला है क्या? उजाला। उजाला, उजाला। अरे उजाला के अंदर क्या आता है सर? वो 36 उज्ज्वला सर, उज्ज्वला गैस। हाँ, वो 36 पॉइंट कुछ एलईडी लाइट सप्लाई किए हैं विद इन 7 ईयर। मैं बात बैंक की कर रहा हूँ, मैं बात गवर्नमेंट और गवर्नमेंट प्लानिंग की नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट की जो योजना बैंक के अंदर चल रही है वो बताने का। सिर्फ उजाला में बैंक एलईडी लाइट बांटता है क्या?
उज्ज्वला योजना में एलपीजी गैस बैंक बांटता है क्या? तो वो योजना, जैसे आपने बोला मुद्रा इज करेक्ट, मुद्रा गवर्नमेंट की योजना है जिसका इंप्लीमेंटेशन बैंक करती है। वैसे ही और योजना बताओ जिसका इंप्लीमेंटेशन बैंक करती है। उज्ज्वला से कोई संबंध नहीं है बैंक का, उज्ज्वला से कोई संबंध नहीं है बैंक का, ये साफ सफाई योजना से कोई संबंध नहीं है बैंक का। जो बैंक करती है वो बताने का। जीवन बीमा। कौन सा जीवन बीमा? नाम क्या है इसी बीमा का, यही मुझे जानना है। क्या नाम है? ठीक है, संभवतः नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो मालूम है। दीपाली, हाँ सर। तुमको मालूम नहीं है? तो मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, मेरे को 1 हफ्ता हुआ है ज्वाइन। अरे नहीं, दीपाली घाटकोपर नहीं, नहीं मैं है क्या? दीपाली गुप्ता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। चलो बताता हूँ क्या है गवर्नमेंट, थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। इस 3 में कोई दिक्कत? 4 No, sir. नंबर, सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 क्या कहता है? इशू ऑफ सोल राइट ऑफ इशूइंग ऑफ, क्या लिखूं? करेंसी नोट लिखूं या बैंक नोट लिखूं? बैंक नोट। पक्का बैंक ना? नोट। हाँ, करेंसी नोट क्या होता है? करेंसी 1 रुपीस नोट नोट। 1 रुपए का नोट होता है जो वेरी गुड। आरबीआई के गवर्नर साइन नहीं करते हैं। ठीक है, चलो सेक्शन नंबर 22, सोल राइट ऑफ इशूइंग ऑफ बैंक नोट। सेक्शन नंबर 22 के बाद सेक्शन नंबर 24, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है पैसे को इकोनॉमी से बाहर करना, दैट इज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इस पूरे सेक्शन में, अभी मैं आपके बोर्ड पर लिख रहा हूं, सेक्शन नंबर 42। सारे सेक्शन को भूल भी गए चलेगा, लेकिन कलर के लिए एक सेक्शन को भूलने का नहीं। प्रोबेशनरी ऑफिसर सारे सेक्शन आपको याद रखना है, कलर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन याद करना है। देखिए इस 47 सेक्शन में सिर्फ एक ही सेक्शन में आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ फॉर कलर, लेकिन अगर ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हैं, अगर प्रोबेशनरी ऑफिसर का दे रहे हैं, तो सारे सेक्शन आपको याद करना है 1 to 7। सेक्शन नंबर 42 क्या लिखूं? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है कैश रिजर्व रेशियो? छोड़ दीजिए, बताऊंगा जब हम आएंगे ना कि बैंक रेट क्या होता है, आज के रेट में कितना % बैंक नेट है, मॉनेटरी क्या पॉलिसी क्या होती है, सब उसमें बताएंगे। अभी आपके सिलेबस को CRR, और CRR का फुल फॉर्म उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। और आखिरी में एक हमें और भी बात लिखना है, सेक्शन नंबर 45, SBI will work as an agent of RBI। बस RBI एक्ट 1934 में इस 7 सेक्शन को पार कर लीजिए, याद कर लीजिए, 8वां नहीं पूछा जाएगा। हर एक टॉपिक में बताता भी हूं, सिर्फ इतना याद कर लो, इससे दूर नहीं। बाउंड्री बता देता हूं मैं, इससे अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं हो सकता है, उस बाउंड्री के अंदर ही आपको खेलना है। चलो आगे, बंद करो, हो गया क्या? किसी का नहीं हो रहा होगा तो बताना कि सर रुक जाओ। रुको सर। ठीक है, डरने का नहीं, अच्छे से बताओ कि सर नहीं हुआ है, 2 मिनट और रुक जाइए। ये बताइए कि सर सेक्शन नंबर 24 क्या होता है, डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, बैंक नोट क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, कुछ गवर्नमेंट बिजनेस का नाम बताओ सब।
बिल्कुल हेजिटेट नहीं करने का। 10 क्वेश्चन मन में है, 12 क्वेश्चन मेरे से पूछने का, 12 क्वेश्चन का आंसर दूंगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर लास्ट वन, SBI विल, क्या लिखा है ऊपर? SBI विल वर्क एज एन एजेंट ऑफ RBI। हटाओ। आपका मैंने बताया कि गवर्नमेंट बिजनेस, तो गवर्नमेंट बिजनेस में कम से कम 5 गवर्नमेंट बिजनेस को आप जान लीजिए। बाकी तो हम गवर्नमेंट जो योजना है उस क्लास में चलेंगे, तो बहुत सारे ऐसे योजना है जो गवर्नमेंट लॉन्च किया है। कम से कम 40 योजना आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन उस 40 में से बैंक के लिए 5 योजना इंपॉर्टेंट है। पहली योजना है, एक ने नाम लिया अभी, किसी लड़की ने, नाम था मुद्रा, है ना। 2015 में इस मुद्रा के स्कीम की शुरुआत हुई। मुद्रा का जो फुल फॉर्म है वो भी इंपॉर्टेंट है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी है। इस मुद्रा के ऊपर जो बैंक निगरानी करती है, उस बैंक का हेडक्वार्टर आपके सबसे बड़े पॉपुलेशन वाले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, और उस बैंक का नाम है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने लखनऊ में 1990 में किया है। मुद्रा के अंदर किसी भी SME सेगमेंट, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेगमेंट, या आप छोटी सी भाषा में ये समझ सकते हैं, किसी भी बिजनेस स्टार्टअप को शुरुआत करने के लिए मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है, विदाउट एनी कोलेटरल, बिना किसी चीज को गिरवी रखे हुए। आपको अगर किसी बिजनेस की शुरुआत करनी है तो इस स्कीम के अंदर, जिसका फुल फॉर्म फिर से बता रहा हूं, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी है, उसके अंदर लोन दिया जा सकता है। मैक्सिमम अमाउंट 10 लाख। इस 10 लाख को फर्दर गवर्नमेंट ने 3 पार्ट में क्या कर दिया है, तो डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट का नाम है शिशु, दूसरे पार्ट का नाम है किशोर, और तीसरे पार्ट का नाम है तरुण। शिशु के अंदर जितने मैक्सिमम अमाउंट के लोन दिए जा सकते हैं एक व्यापारी को, वो अमाउंट है 50,000। शिशु है ना, छोटा है तो 50,000। 50,000 से ज्यादा और 5 लाख के बीच में वैसे व्यापारी को लोन दिया जा सकता है, जिसका नाम होगा, जिस एप्लीकेशन फॉर्म का नाम होगा किशोर। और 5 लाख से ऊपर अप टू 10 लाख रुपीज जिस फॉर्म को एक व्यापारी भरेगा टू अवेल मुद्रा लोन, दैट इज कॉल्ड तरुण। इतनी बात आपको मुद्रा के अंदर याद करनी है। 3 और भी स्कीम है, जिसका एक का नाम है PM-SBY, PM-JJY, PM-APY। तो प्रधानमंत्री जो कॉमन है, SBY का फुल फॉर्म है सुरक्षा बीमा योजना, JJY का फुल फॉर्म है जीवन ज्योति योजना, और APY का फुल फॉर्म है अटल पेंशन योजना। SBY, PM-SBY की बात कर रहा हूं, एक साल में 12 रुपए का प्रीमियम आपको भरना है। अगर आपका डेथ एक्सीडेंट से हुआ है, ओनली और ओनली इन द केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, ऊपर जाना पड़ेगा, तो ही आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल सकता है। ये तीनों योजना को मिला के जिस नाम को हम बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम गवर्नमेंट ने दिया है। तो एक हमने बताया SBY सुरक्षा बीमा, 12 रुपए के प्रीमियम एक साल में भरने के बाद 2 लाख का राशि तब मिलेगा जिस कंडीशन में 12 रुपए भरने वाला डायरेक्ट 9/2/11 और वो भी एक्सीडेंट से हुआ है, FIR की कॉपी है। तो पता चला कि कोरोना से हो गया और 2 लाख रुपए के लिए बैंक में चले गए तो मिलने वाला नहीं है। दूसरा है 330 रुपए की प्रीमियम भरने के बाद अप टू 50 ईयर्स, 330 रुपए की एक साल में प्रीमियम भरनी है। 50 साल के अंदर किसी भी कारण से डेथ होता है ना, एक्सेप्ट सुसाइड, तो आपके जो नॉमिनी है उनको 2 लाख रुपए तक मिलेगा। और तीसरा है अटल पेंशन, 40 साल तक आपको हर एक मंथ या क्वार्टर पैसे भरने हैं। 60 साल के बाद गारंटेड मंथली पेंशन की शुरुआत होगी। इतनी बात सिर्फ सुन के लिया कि ये स्कीम है,
नहीं भी याद किया या आप सोचेंगे सर ने लिखा है नहीं, तो लिखने लिखाने की बात अगर हम करेंगे तो टॉपिक से थोड़ा सा हम दूर चले जाएंगे। इस कारण से सिर्फ आपको मैंने सुना दिया कि मुद्रा एक स्कीम है जिसमें कुछ तो भी लोन मिलता है, शिशु किशोर तरुण कुछ तो भी नाम है, सुरक्षा बीमा सिर्फ सुन लो, जीवन ज्योति सिर्फ सुन लो, अटल पेंशन से सुना लगेगा। तो जिस क्लास में मैं पढ़ाऊंगा उस क्लास में आपको मजा आएगा। आज की क्लास की दूसरी टॉपिक पे हम चलते हैं और उस एक्ट का नाम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। 1881 ईस्वी की एक्ट है, सोच लें। अभी हम 2021 में खड़े हैं, 1881 ईस्वी में ही एक एक्ट आया जिस एक्ट का नाम दिया हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। द मीनिंग ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज रिटन लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो रिटन हो और लीगली हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ, दैट इज कॉल्ड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कब आया है? 1881 ईस्वी में आया है। इस एक्ट में कितने सेक्शन हैं? तो दे आर टोटल 147 सेक्शंस अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आपके एग्जामिनेशन में सिर्फ आपको 10 सेक्शन याद करने हैं। माइक किसी का ऑन है, फिर से ऑफ करो। निगोशिएबल का फुल फॉर्म निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम बोलते हैं NI एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। पूछा जाएगा कौन सी ईस्वी में आया है, तो 1881 पे हम टिक लगाएंगे। पूछा जाए कितने टोटल सेक्शंस हैं अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, तो हम 147 सेक्शंस पर टिक लगाएंगे। इस 147 सेक्शंस में एटलीस्ट 10 सेक्शन आपको याद होने चाहिए। पहला सेक्शन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसी की हम बात करते हैं। पहला सेक्शन का नाम है सेक्शन नंबर 4, 5 और 6। ये तीनों सीरियली में आपको याद होने चाहिए। सेक्शन नंबर 4 में जिस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अवधारणा का नाम लिखा हुआ है उसका नाम है प्रोमेसनरी नोट। सेक्शन नंबर 5 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सेक्शन नंबर 6 में चेक। फिर से बोलता हूं, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 6। पहले में है प्रोमेसनरी नोट, 5वें में है, मतलब पहला कहने का मतलब 4, 5 और 6 की बात कर रहा हूं। तो 4 में है प्रोमेसनरी नोट, 5 में है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और 6 में है वो इंस्ट्रूमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछा जाए, संभवतः ऐसा क्वेश्चन मतलब पेपर नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड चेक। तो जिस समय चेक की क्लास लूंगा, ऑर्डर चेक, बियरर चेक, बाउंस ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ चेक बताऊंगा, CTS चेक बताऊंगा, उस समय अलग से हम देखेंगे क्या होता है। अभी हम सिर्फ याद रखेंगे कि चेक का डेफिनेशन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ है और वो इंस्ट्रूमेंट का जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 6 है। आपसे पूछा जाएगा कि चेक इज डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। ऑप्शन रहेगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ऑप्शन रहेगा RBI एक्ट, ऑप्शन रहेगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ऑप्शन रहेगा PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ऑप्शन रहेगा सरफेसी एक्ट, ऑप्शन रहेगा RTI एक्ट। क्या टिक मार कीजिएगा? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी देखो 3 क्लास के बाद पूछूंगा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता क्या है, तो ऐसा लगेगा हुनूस बिल्ली दूरस्तु, पता ही नहीं चलेगा कि सर ने कभी पढ़ाया भी था या नहीं। आप तो ठीक है, आपको मैं बता रहा हूं तो सामने से मुझे आंसर तो आएगा ही, ये मुझे भी एहसास है। सेक्शन नंबर 4 प्रोमिसरी नोट, सेक्शन नंबर 5 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन नंबर 6 चेक। यहां तक कोई दिक्कत? आपकी पहली क्लास किसकी है? जिन्होंने इससे पहले कोई से भी क्लास मेरे अटेंड नहीं किए हैं? दीपाली गुप्ता सर। दीपाली, और कौन है? जननी कृष्णा सर। जननी, और कौन है? आरती कुशवाहा। बाबा, क्यों भाई? कब ज्वाइन किया? इस 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइन किया या पहले ज्वाइन किए हुए थे? सर 1 वीक हुआ, 1 जनवरी से ज्वाइन किया है। ओके, बाकी के 3 जनवरी सर। ठीक है, तो ठीक है, टेंशन लेने का नहीं। जनरल अवेयरनेस बहुत आसान है, बशर्ते कि बैंकिंग में थोड़ी सी रुचि बनी रहे। बैंकिंग एक तो आप ऐसे भी जान लें
कि आपके डे टू डे लाइफ में आपको मालूम होना चाहिए कि हो क्या रहा है, गवर्नमेंट स्कीम क्या है, हम बैंक में जाते हैं तो क्या होता है, बैंक क्यों बोलती है केवाईसी भरने के लिए, बैंक क्यों हमसे हमारा आईडी डिटेल्स मांगती है। तो एक तो डे टू डे एक्टिविटी के लिए आपके ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दूसरा, हाँ, अगर आपको बैंक के अंदर जाना है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डे टू डे में हम यूज नहीं करते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपको सिर्फ बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है, बशर्ते इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं फिर से बोलता हूँ, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मायने करता है आपकी प्रिपरेशन में। फोर्सफुली आप नहीं पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि यह 4 पेज पढ़ो, लेकिन जब तक खुद का इंटरेस्ट नहीं जन्मेगा कि मुझे ये पढ़ना है, सर ने फिर से क्वेश्चन पूछा तो मुझे ही आंसर देना है, जब तक ये भावना अंदर से नहीं जगेगी तब तक आपको ऐसा लगेगा कि प्री का एग्जाम देंगे, फिर मेंस के लिए हम पढ़ेंगे, मेंस के लिए तो पूरा जनरल अवेयरनेस सर ने पूरे 100 पेजेस की पढ़ाई दिए हैं और हम पढ़ लेंगे और एग्जामिनेशन में बिल्कुल रावलपिंडी एक्सप्रेस बन जाएंगे। ऐसा भूल आपका बहुत बड़ा साबित होगा। इसका अर्थ मैं बोलता हूँ कि इंटरेस्ट को पैदा कीजिए। इंटरेस्ट पैदा रातों रात नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा त्याग और बलिदान तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा अलग बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा कंपटीशन का भावना जगाना पड़ेगा अंदर से कि हम जब टेस्ट देते हैं, हम जब ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो हमारा रैंक ऑल ओवर इंडिया 50,000 आता है। तो आपको ये ठानना पड़ेगा पहले कि हमें 50,000 नहीं, हमें अगले बार जो टेस्ट देना है वो 48,000 पे आना है, उसके बाद जो हमें देना है तो 40,000 करना है। तो ऐसे जब तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में उल्टे क्रम में नहीं चलेंगे तब तक हम 20,000 क्योंकि हमारी रैंकिंग जब तक ऑनलाइन टेस्ट में अक्रॉस इंडिया 10,000 से कम नहीं आ रही है तब तक आप समझ जाएं कि आप कंपटीशन में दूर दूर तक खड़े नहीं हैं। पढ़ने और पढ़ाने वाले लाखों हैं पूरे हिंदुस्तान में, 10,000 से कम की रैंकिंग अगर है तो ही आप कंपटीशन में खड़े हैं। अगर 10,000 से ऊपर पैन इंडिया रैंकिंग आपकी आ रही है किसी भी ऑनलाइन टेस्ट में तो कंपटीशन से आप कहीं ना कहीं दूर खड़े हैं। पहली बात हमने किया सेक्शन नंबर 4, दूसरी बात हमने किया सेक्शन नंबर 5 और तीसरी बात हमने किया सेक्शन नंबर 6। लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन कहां लिखा हुआ है? यही क्वेश्चन प्रोविजनरी ऑफिसर में पूछा गया है 2 बार कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड। आंसर इज सेक्शन नंबर 13 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ही सेक्शन में लिखा हुआ है। वो सेक्शन नंबर 1 नहीं है, वो सेक्शन नंबर 13 है। तो 4 सेक्शन तो आपके हो गए। डेफिनेशन ऑफ एनआई 13, डेफिनेशन ऑफ चेक किसमें 6 वेरी गुड, डेफिनेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5, डेफिनेशन ऑफ प्रोमिसरी नोट 4। प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, इससे पहले भी मैंने आंसर बताया है। आने वाले क्लास में फिर से आपको आंसर बताऊंगा कैसे मार्केट में हम इन 2 पेपर का यूज करते हैं आप एक क्रेडिटर और डिटर के बीच में। सेक्शन नंबर 7 में हम जब चलेंगे तो जो चेक होता है उस चेक में बेसिकली 3 पार्टी इन्वॉल्व हैं। आपके पास जो भी चेक होगा, जब भी पढ़ाऊंगा तो एक तो बात करेंगे ही, यहाँ पे लिखा रहता है पे, यहाँ पे अकाउंट होल्डर का साइन करना पड़ता है और यहाँ पे आपके किसी न किसी बैंक का नाम लिखा होता है जिस बैंक का वो चेक होता है। तो देयर आर 3 पार्टी इन्वॉल्व इन negotiable instrument which is defined under section number 6 that is check। ये जो पे लिखा आता है, अगर सपोज हमने पे के आगे लिखा राम कुमार, तो राम कुमार को जिस नाम से ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइन करती है वो राम कुमार क्या है, तो राम कुमार है पेई। तो दिस इज कॉल्ड पेई। जिसको भी पैसा मिलेगा एंड यूजर होगा उसको हम बोलते हैं पेई। जो साइन करता है, कहने का मतलब जो अकाउंट होल्डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रॉवर, है ना, दैट इज कॉल्ड ड्रॉवर। तो ड्रॉवर एक निर्देश देता है अपने बैंक को और बोलता है कि मैं तो नहीं आ रहा हूं लेकिन मेरे इस निर्देश से आप इस राम कुमार को 5,000 रुपए दे दीजिए। तो ड्रॉवर ने निर्देश दिया किसको, सपोज ये एसबीआई है तो एसबीआई को निर्देश दिया गया है, तो एसबीआई को जिस नाम से हम जानेंगे दैट इज कॉल्ड drawing. So there are 3 parties involved in negotiable instrument. One is called drawer, then drawee, then payee. गलती कहाँ होगी, गलती ये होगी कि हम ड्रॉर को भी याद करने की कोशिश करेंगे, हम ड्रॉई को भी याद करने की कोशिश करेंगे और जब ये ऐसी कोशिश कीजिएगा तो 20 दिनों के बाद ड्रॉर ड्रॉई में चला जाएगा, ड्रॉई ड्रॉर में आ जाएगा। तो सीधी सी बात ये खोजने का कि मेरे पास मेरा ड्रॉर है तो मैं ही चेक निकालूंगा। तो चेक कौन निकाल सकता है, तो जिसका अकाउंट होगा वही चेक निकाल सकता है। आपने ड्रॉर से चेक निकाल सकता है
तो ऑलवेज एंड ऑलवेज अकाउंट होल्डर इज कॉल्ड ड्रॉर। जिसको पैसा मिलेगा वो तो सीधी सी बात से पेई होगा, तो बच गया बैंक, तो बैंक एक ड्रॉई होगा। लेकिन इस तीनों ड्रॉ, ड्रॉई और पेई का डेफिनेशन जिस सेक्शन में ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 में लिखा हुआ है, उस सेक्शन का नाम है सेक्शन नंबर 7। तो हमने बात किया 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। अभी ये राम कुमार साहब बैंक में नहीं गए और श्याम कुमार बैंक में पहुंच गए, और श्याम कुमार ने बोला कि मुझे 5,000 रुपए चाहिए। बैंक देगी क्या? बेरर चेक होगा तो देंगे। चलो तुम्हारी ही बात मैं मानता हूं, बियरर चेक है, बियरर चेक है ये। देंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जान लें कि 2 टाइप की चेक होती है। आप कोई भी चेक निकालिएगा तो राइट हैंड साइड में डेट के नीचे का जो फॉर्मेट होता है उसमें लिखा होता है ऑर्डर। अगर ऑर्डर नहीं है तो लिखा रहता है बियरर। बताऊंगा कि बियरर ऑर्डर क्या होता है। अभी आप जाने कि जिसने बोला है कि सर ये बियरर चेक अगर होगा तो श्याम कुमार लेके अगर जाएगा तो पैसे मिलेंगे, यही बोल रहे हैं आप? यस सर। बाकी इसमें किसी को कोई तकलीफ? आंसर चेंज करना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ नया नॉलेज आपके पास है? अच्छा सही बताओ मेरे को कि बैंक में जाते हो, राम कुमार पापा का नाम लिखा हुआ है और आप लेके बैंक में चेक जाते हैं, तो आपको बैंक पैसा देती है क्या? अरे माइक ऑन करो, डिस्कस करो मेरे से, बिल्कुल प्रैक्टिकल हाँ नॉलेज सर बताता देगी। हूँ। अगर ऑर्डर रहेगा तो जो पर्सन रहेगा उसको ही लेना पड़ेगा, उसको ही जाना आप में से कोई बैंक में गया है चेक लेके? यस सर। क्या उस चेक पे क्या नाम लिखा हुआ था मैडम? सर अगर बैरल चेक होता है ना, तो अगर खुद का जिसका भी नाम होगा वो पर्सन को खुद जाना होगा चेक लेके और अपने आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के साथ, और वो भी उस उनके ब्रांच ऑफिस में, हेड ब्रांच ऑफिस में, तो जहाँ पे कस्टमर का ये है अकाउंट ओपन है। अगर जैसे एसबीआई में उसका अकाउंट ओपन है इन बोरीवली ब्रांच, तो मुझे अगर बैरल चेक है मेरे पास और मुझे तुरंत कैश पेमेंट में चाहिए एक ही दिन में, तो मुझे मेरा चेक लेके बोरीवली ब्रांच में जाना पड़ेगा। फिर अगर उसका ईस्ट में होगा तो ईस्ट में जाऊंगी, वेस्ट में होगा तो वेस्ट में जाऊंगी, और मुझे मेरा आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लेके जाना पड़ेगा कि दिस इज दीपाली गुप्ता, मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड। हो गया? हाँ, और उस पर ऑर्डर के ऊपर क्रॉस का साइन नहीं होना चाहिए। अगर क्रॉस का साइन हुआ तो फिर वो मुझे मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। और अगर कोइंसिडेंटली अगर मेरा सेम अकाउंट सेम बैंक में अकाउंट है, फिर वो कोई भी ब्रांच में हो, डजंट मैटर, तो मेरा इंटरनली ट्रांजेक्शन 20 मिनट्स में हो जाए। किसी और के पास कोई ज्वलंत उदाहरण? दीपाली, आपने बियर चेक आप अपने नाम से लेके गई, लेकिन वो चेक आपके बैंक के बाहर गिर गया और मैंने उस चेक को उठा लिया, और मैं बैंक में अगर चेक लेके जाऊंगा, बोलूंगा दीपाली नहीं आ पाई है, मैं लेके आया हूं, तो मुझे वो बैंक पैसा देगा? यस सर देगा। हाँ, दीपाली से पूछ रहा हूँ। दीपाली, हाँ सर। मेरे को पैसा मिलेगा? सर अगर उसमें मेरा नाम लिखा है तो बैरल चेक पे नहीं मिलता है शायद। अब मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा, बट मिल भी सकता है। नहीं मिलेगा सर, ओके, नहीं मिलेगा। अभी जाने, बाद में हम डिटेल में जानेंगे। अभी आप जाने बियरर चेक। एक छोटी सी बात बताता हूँ, बाकी बाद में बताऊंगा। बियरर चेक में एक ही लाइन में बोलता हूं, अगर बियरर चेक एक कुत्ते के गले में डाल दें और बैंक वाले ने उसको अगर पेमेंट कर दिया, तो बैंक को आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मैं तो आई नहीं, मैं तो आया नहीं, कोई थर्ड पार्टी लेके आया, आपने उसको पेमेंट कैसे किया। कहने का मतलब है whosoever is holding the bearer check, he is called holder in due course। क्या बोला मैंने? कौन सा कोर्स? इन बैरल चेक। मैंने बोला कि जिस पार्टी को पेमेंट मिलना है उसको जिस नाम से हम जानते हैं वो नाम है होल्डर इन ड्यू कोर्स।
तो दीपाली नहीं गई, दीपाली का चेक मेरे को मिल गया था, मैं बैंक में चला गया, मेरे को बैंक वाले ने 10,000 रुपए दे दिए, तो मैं क्या हूं, तो मैं हूं होल्डर इन ड्यू कोर्स, और बैंक ने मुझे पेमेंट किया है, तो बैंक का जो पेमेंट है वो है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ये होल्डर इन ड्यू कोर्स और ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स जिस सेक्शन में लिखा हुआ है वो सेक्शन नंबर 9 और 10 है। आप बैंक को ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मैं तो आया नहीं, मैं तो आई नहीं, आपने पेमेंट थर्ड पार्टी को कैसे दिया, क्योंकि बियर चेक कहती है कि कोई भी लेके जाओगा पेमेंट, पैसा उसको दिया जा सकता है। ठीक है, तो 9 और 10 नंबर सेक्शन आपने समझ लिया कि जो भी मतलब जो भी उसका लीगल हायर है उसको हम बोलेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की टर्म है, ये टर्म आपको भी समझना है। तो हो गया होल्डर इन ड्यू कोर्स, बैंक ने पेमेंट कर दिया, सही पेमेंट है, दैट इज कॉल्ड पेमेंट इन ड्यू कोर्स। तो अभी तक हमने जान लिया सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 9 और 10। 4 में क्या था, तो 4 में था प्रोमिसनरी नोट, 5 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 6 में आपका चेक, 7 में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन, 9 में होल्डर इन ड्यू कोर्स और 10 में पेमेंट इन ड्यू कोर्स। बाकी जितने भी कंफ्यूजन है कि सर कैसे पेमेंट हो सकता है, कहाँ पेमेंट हो सकता है, कितने रुपए का पेमेंट होगा, नॉन होम ब्रांच कितना मिलेगा, है ना, वो सारी बात हम बाद में करेंगे जो हमने चेक में बताया था। अभी जाने कि अभी चेक के पीछे का जो पेज होता है हमेशा ब्लैंक होता है। कभी भी देखा होगा आपने, किसी भी बैंक का चेक देखा होगा तो हमेशा देखा होगा ब्लैंक, उसमें बैंक कुछ भी लिख के नहीं देती है निर्देश कि आप ये डालें, आप ये डालें, बैंक का कोई भी लोगो, कोई भी निर्देश इंस्ट्रक्शन नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ बैंक का पीछे का पेज हमेशा ब्लैंक इस कारण से होता है कि जो पेई है, जिसको पैसा मिलना है, वो बैंक को कुछ निर्देश दे सकता है पीछे में लिख के, और पेई के द्वारा लिखा हुआ निर्देश इज अंडर 16 section of negotiable instrument, that is called endorsement. And endorsement क्या हुआ? Endorsement is a term where payee give an instruction to drawee. Drawee यहाँ पे कौन है? बैंक। इस कंडीशन में राम कुमार अभी तक कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा था? तो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा था, है ना, किसको? तो मेरे बैंक को। अभी कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है? तो जिसको पैसा मिलना है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है बैंक को। इंस्ट्रक्शन कैसे देगा? तो चेक के पीछे लिख के देगा, उसका लिखा हुआ स्टेटमेंट जिस नाम से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिफाइन है वो सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 16। अभी मैंने क्या बोला? अभी मैंने बोला कि साहब राम कुमार को ये 5,000 रुपए दे दो, और यहाँ पे क्या लिखा कि राम कुमार को आप 50,000 रुपीज दे दीजिए, और यहाँ पे गलती से एक जीरो डालना मैंने भूल गया, क्या होगा? यहाँ पर मैंने लिखा 50,000, यहाँ पे 50 में की जगह एक जीरो डालना भूल गया, लिखा 5,000, क्या होगा? वर्ड अमाउंट पे मिल जाएगा सर पैसा। हाँ, लीगल पे मिलेगा सर, कर्जी पे नहीं मिलेगा। तुमने लगता है चेक का क्लास अटेंड किया है क्या? यस सर। हाँ, इस कारण से एक कदम आगे हो, वेरी गुड, है ना। तो वर्ड अमाउंट विल बी पेएबल। बैंक जनरली क्या करती है, रिटर्न करती है कि वर्ड एंड फिगर मिसमैच, बट वर्ड अमाउंट विल बी पेएबल। दिस इज अंडर सेक्शन नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन नंबर फॉर क्लर्कियल एंड प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जामिनेशन, दैट इज कॉल्ड सेक्शन नंबर 18। अंडर सेक्शन नंबर 18, इफ वर्ड एंड फिगर इज मिसमैच, ये वर्ड है, ये फिगर है, इफ वर्ड एंड फिगर इज मिसमैच under section 18 of negotiable instrument act, word amount will be payable. कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ओके, यस। प्रोबेशनरी ऑफिसर, सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन यही है कि बैंकों का हॉलीडे कहाँ पे डिफाइन है। फिर से बोलता हूँ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, बैंकों की हॉलीडे आरबीआई के एक्ट में है या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में है या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में है? कंफ्यूजन इसी तीन के अंडर एक्ट में होगा। फिर से बताता हूं, बैंकों की हॉलीडे का कोई भी डेफिनेशन आरबीआई के एक्ट में नहीं है, का डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन नंबर 25 में है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे हमने जब आरबीआई एक्ट 1934 पढ़ा, उसमें जिस
जिस सेक्शन पर टिक मार्क किया वो सेक्शन नंबर था 42, जिसमें बोला कि बाकी के सारे सेक्शन भूल जाओ चलेगा, बट इस CRR को मत भूलना। वैसे ही इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की सारे सेक्शन अभी तक आप भूल भी गए, भूलना तो पड़ेगा नहीं, भूलने में दूंगा भी नहीं, बट फिर भी एक सेक्शन याद कीजिए, वो है सेक्शन नंबर 25, जिसमें बैंकों की हॉलीडे डिफाइन है कि बैंकों में हॉलीडे कब कब होगा, है ना। सेक्शन नंबर 25 के बाद एक और सेक्शन है, बट उस सेक्शन पे जाने से पहले अभी तक की जो सेक्शन हमने बताई है उस सेक्शन को हम पेन डाउन कर लेते हैं। और ये जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। कब का है? 1881। सेक्शन नंबर सबसे पहला कौन सेक्शन बताया है? 4 सेक्शन नंबर promissory note। सेक्शन नंबर 4 क्या बताया है? प्रोमिसरी नोट। सेक्शन नंबर 5 क्या बताया है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सेक्शन नंबर 6 क्या बताया है? चेक। तो ये 3 तो होगा सीरियल में। फिर बताया है कौन सा? सेक्शन नंबर 7 ड्रॉइंग एंड पेइंग। सेक्शन नंबर 13 डिफाइन NI एक्ट। 13 के बाद सेक्शन नंबर कौन सा? 18। द वर्ड अमाउंट पेएबल। सेक्शन नंबर 13 के बाद कौन सा बताया? 18 के बाद बताया 25। इंडोर्समेंट ऑफ एन आई एक्ट। पीछे में हम लिख के इंस्ट्रक्शन अगर देंगे दैट इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। 16 के बाद एक और बताया था दैट इज कॉल्ड 9 और 10 नहीं बोला। 9 और 10 तो नहीं बताया सर। हाँ 9 और 10 भी सेक्शन नंबर सेक्शन 9 बताया था आपने। और सेक्शन नंबर होल्डर ऑन ड्यू कोर्स 10 होल्डर इन ड्यू कोर्स। और यहां बताया पेमेंट इन ड्यू कोर्स। क्या है होल्डर इन ड्यू कोर्स? तो उस चेक पे अगर क्या लिखा, क्या इंस्ट्रक्शन था? डबल क्रॉस था और बैंक वाले ने नहीं देखा और फिर मुझे पेमेंट कर दिया, तो ना तो मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स है और ना ही बैंक के द्वारा पेमेंट किया हुआ पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। तो अगर लेने वाला आदमी एक्चुअली ओनरशिप नहीं रखता है उस चेक का तो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा, और अगर देने वाला सही पेमेंट नहीं करता है तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है ना। तो इस तरह से होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब एक्चुअली वो आदमी को पेमेंट मिलना चाहिए, और एक्चुअली उस आदमी को बैंक ने पेमेंट कर दिया है तो फिर आप उस बैंकर के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। दैट इज होल्डर एंड पेमेंट 9 and 10। सेक्शन नंबर 25। सर सेक्शन 18 वापस बोलो ना। हाँ ओके। सेक्शन नंबर 25 में क्या है? हॉलीडे ऑफ बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 25। ठीक है, पहले ये लिख लो फिर 18 को फिर से डिफाइन करता हूं। सर आपके यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं क्या? हेलो बोलो बोलो मैडम। सर आपके यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं क्या जनरल अवेयरनेस के?
यूट्यूब पे लेक्चर अभी बहुत सारे ऑनलाइन लाइव क्लास चल रहे हैं, इस कारण से मैं खुद भी यूट्यूब पे डाल नहीं पा रहा हूँ। तो अभी कुछ 15-20 दिनों से कोई भी नया अपडेशन नहीं है, क्योंकि एक तो टाइम कम मिल रहा है, एक संडे को सिर्फ पहले टाइम मिल से रहा कुछ है, है उसमें क्या? हाँ क्या हो गया? एक्चुअली कैसा है ना, जब मैं अभी ऑफिस में हूँ और ऑफिस में बैठ के स्टडी कर रही हूँ। नहीं, ये जो मैं क्लासेस लेता हूँ आपका, ये तो आपके फोकस के यूट्यूब पे आता है ना? हाँ हाँ, फोकस पे आता है, लेकिन समटाइम्स कैसा होता है ना कि मैं आपका लेक्चर अटेंड नहीं कर पाती, बिकॉज ये संडे के दिन भी मेरा ऑफिस होता है एंड आज कोइंसिडेंटली कोई है नहीं, तो और मतलब ज्यादा क्लाइंट आ नहीं रहे, तो मैं इजीली स्टडी कर पा रही हूँ, ऐसा है। तो इफ अगर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं तो ज्यादा बेटर होता है। मतलब नहीं मिल पाते हैं तो फिर मतलब ये लेक्चर मिस हो जाता है, ऐसा है। नहीं नहीं, ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं ये तो आपके फोकस वाले यूट्यूब पे आ रहा है ना? ये तो ऑनलाइन फोकस है सर, रिकॉर्डिंग वाला कहाँ पर है? सर फोकस यूट्यूब क्लासेस, क्लासेस सर यूट्यूब पे लाइव। उनको फोकस पता क्लासेस नहीं है डालो ना, आ अभी जाएगा तक वो ऑटोमेटिक। क्लासेस का अकाउंट है यूट्यूब पे। क्या बोल रहे हो? यूट्यूब पे हेलो। फोकस क्लासेस डालने का, वहां पे आपको फोकस क्लासेस के वीडियो दिखेंगे, उसमें जितने भी लाइव लेक्चर हैं, फोकस जैसे मेरी ये क्लासेस लाइव। लेक्चर है तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपको एज इट इज आपके यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। ओके। सर फोकस क्लासेस लाइव ये चैनल का नाम। अच्छा, जो भी हो, एक बार फिर से आप दोहरा दीजिए, जो भी नया अपडेशन आया हो। फोकस क्लासेस लाइव, फोकस कर को फोकस भी डालोगी तो भी आ जाएगा, है ना? तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं अच्छा कि अच्छा, छूट गया है। बताओ क्या लिखा गया ये? थैंक यू। जी जी। सर Yes, sir. सर बोलिए बोलिए। 18 नंबर 18 नंबर का सेक्शन है ना, उसमें वर्ड एंड फिगर मिसमैच और आगे क्या लिखा है? वर्ड अमाउंट विल बी पेएबल। ये मेरी राइटिंग है ऐसी है, तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पर लिखा है वर्ड, ये लिखा है अमाउंट, ये लिखा है पेएबल। ओके सर। अरे हुआ क्या? रामचरितमानस लिख रहे हैं क्या? हुआ क्या? यस सर, हो गया। सर एक बार रामचरितमानस किसने 16 लिखा था? रिपीट कर दो ना। सर एक बार 16 रिपीट कर दो ना। फिर से करता हूँ। पहले पहले मेरे को ये बताओ कि रामचरितमानस किसने लिखा? क्या सर? रामचरितमानस सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। किसने लिखा है? अभी गूगल कर रहा है सब। समझा ही नहीं सर। सर रामायण क्यों रामचरितमानस का लिखा नाम है ना? सुना है? तुलसीदास। देखो गूगल से निकल गया, तुलसीदास इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। कहां से देखा? चलो, अभी कौन कौन सा सेक्शन जानना है? कोई बताना? सेक्शन नंबर 18, कोई 16? क्या 16 कौन से। कौन सा सेक्शन है जो फिर से जानना है आप में से किसको? सेक्शन 9 सर। सेक्शन 9? अरे सेक्शन 9 में क्या है? सेक्शन 9 में दीपाली का चेक था, पहुंच गया मैं, तो मैं कहलाऊंगा होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि बियर चेक कोई भी लेके जाएगा वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा। मतलब वो पर्सन बैंक के नजर में एक्चुअल ओनर है उसका। तो बैंक के नजर में जो एक्चुअल ओनर होगा उसको बैंक बोलती है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर का मतलब रखने वाला, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स। सर 10th में बताना। 10th का मतलब दीपाली का चेक अगर मेरे को पेमेंट हो गया और मैं एक्चुअल ओनर था और बैंक ने सही ढंग से मेरे को पेमेंट किया है, मतलब बैंक पहले से ये जाने कि मैं एक्चुअल ओनरशिप रखता हूं या नहीं। अगर रखता हूं और बैंक ने पेमेंट कर दिया तो वो पेमेंट कहलाएगा पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ये पेमेंट सही ढंग से किया गया है। लेकिन मैं एक्चुअल ओनरशिप रखा ही नहीं था, वो उस चेक पे
डबल क्रॉस किया हुआ था। डबल क्रॉस का मतलब था कि वो पैसा सिर्फ और सिर्फ दीपाली के अकाउंट में ही जाएगा, क्योंकि क्या था, डबल क्रॉस है। डबल क्रॉस का मतलब होता है अकाउंट पेबल होता है, और अकाउंट पेबल में उसी अकाउंट में जाएगा जिस अकाउंट का नाम उस पर लिखा हुआ था, दीपाली का नाम लिखा हुआ था। बैंक ने नहीं देखा, बैंक ने समझा कि ये बीएल चेक है, बहुत सारी भीड़ थी, बैंक ने मुझे पेमेंट कर दिया। तो उस कंडीशन में बैंक के द्वारा किया गया पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है। अगर अकाउंट होल्डर चाहे तो उस एम्प्लॉय को कोर्ट ऑफ लॉ में घसीट सकता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन कुछ अलग था और कर उसने कुछ और दिया। तो अगर बैंक के द्वारा किया हुआ पेमेंट सही है उसको हम बोलते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स। बैंक के द्वारा दिया गया पेमेंट गलत है उसको हम बोलते हैं पेमेंट इन नॉट ड्यू कोर्स। समझ में आया? यस सर। और कौन सा सेक्शन जानना है? 16 नंबर सेक्शन। 16 नंबर सेक्शन क्या होता है, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमेशा ट्रांसफरेबल होता है। एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी तक जा सकता है ना। पेई में क्या नाम लिखा हुआ था? पेई में नाम लिखा हुआ था पेटू राम कुमार। अभी ये ऑर्डर चेक है, तो पैसा किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ राम कुमार को मिलेगा। अभी बीएल चेक होता तो मैं भी लेके जाता तो मेरे को मिल जाता, लेकिन अभी ऑर्डर चेक है। ऑर्डर चेक है तो पेमेंट सिर्फ राम कुमार को ही मिलेगा यहाँ पे, सीधी सी बात है। लेकिन ये राम कुमार साहब को हो गया कोरोना, तो राम कुमार साहब क्या करेंगे, चेक के पीछे लिख देंगे प्लीज पे टू सीता कुमारी। चलो सीता मैम को दे देता हूं मैं चेक, तो प्लीज पे टू सीता मैम। ऐसा मैम का भी नाम था सीता मैम अकाउंट ऑफ बुक्स में, तो सीता मैम अगर लेके जाएंगे तो उनको पता मिल जाएगा। अभी सीता मैम भी नहीं गई, उन्होंने बोला कोरोना बहुत है मुंबई में, तो मैं किसी और को हाथ चढ़ा देता हूँ। सीता मैम ने लिख दिया चेक के पीछे ही ये चल रहा है, ये खेला जो है चेक के पीछे ही चल रहा है। तो सीता मैम ने लिख दिया प्लीज पे टू लक्ष्मण। तो अभी जो एक्चुअल होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो कौन है? लक्ष्मण। हाँ, अभी जो एक्चुअल होल्डर इन ड्यू कोर्स है। ये सारी कहानी चेक के पीछे लिखी हुई थी, लेकिन बैंक ने बिना चेक के पीछे देखे राम कुमार को पेमेंट कर दिया। दिस इज रॉन्ग पेमेंट, पेमेंट इन नॉट ड्यू कोर्स। क्योंकि बैंक को जो पेमेंट करना चाहिए वो लास्ट इंडोर्सी को करना चाहिए। लास्ट इंडोर्सी का नाम क्या लिखा हुआ है? लक्ष्मण। तो इस चेक के आधार पे लक्ष्मण इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। वेयरएज पेमेंट अगर लक्ष्मण को किया गया है तो पेमेंट इज इन ड्यू कोर्स। तो चेक के पीछे अगर ये कहानी चल रही है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जिस तहत होता है, जिस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अवधारणा के अंदर होता है, उसी अवधारणा का नाम है इंडोर्समेंट। कि हमने इंडोर्स किया, कहते हैं ना हमने इंडोर्स किया मतलब हमारी सहमति है। कहते हैं कोई विधेयक आया तो हमने इंडोर्स कर दिया, मतलब आई एम फुली एग्री विथ इट, दैट इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। समझ में आया? इंडोर्समेंट सेक्शन नंबर 16। यस। चलूं आगे? यस सर। यस। अब इससे 3 सेक्शन और जानने हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का भी काम खत्म। सेक्शन नंबर लास्ट सेक्शन कौन सा होता है, जो बताओ लास्ट सेक्शन कौन सा होता है? 25 हॉलीडे बताया है। 25 के बाद डायरेक्ट आपको जो याद करना है वो है 85 सब सेक्शन ए। क्या लिखा हुआ है? डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट नाम सुना है कभी? किसने बनवाया है डिमांड ड्राफ्ट? डीडी। हाँ सर, वो कॉलेजेस के टाइम पे देना पड़ता था डीडी, है ना, डीडी। तो डीडी इज ए पोस्टपेड इंस्ट्रूमेंट, सॉरी गलती बोल दिया, डीडी इज ए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। एक मिनट, अरे ठीक है, पानी का बोतल नहीं गायब हो गया।
प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट और पोस्टपेड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है तो आप जान लें। जैसे पहले पोस्टपेड मोबाइल चलता है, अभी पोस्टपेड मोबाइल चलता है, एक महीने हमने बात किया, फिर पोस्टपेड का बिल आता है, फिर पैसा हम भरते हैं। वैसे ही आपके इस इंस्ट्रूमेंट में भी होता है, एक होता है पोस्टपेड इंस्ट्रूमेंट, एक होता है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड में क्या करना पड़ता था हमें मोबाइल में, अभी भी करना पड़ता है, पहले भाई रिचार्ज करो, फिर बैलेंस आएगा, फिर क्या होगा तो पेमेंट मिलेगा। तो डीडी एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है। प्रीपेड का मतलब पहले पैसा दीजिए फिर आपको डीडी मिलेगा, ऐसा होता है। यस सर। Yes, तो sir. डीडी एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है। पोस्टपेड में चेक क्या है, पोस्टपेड पहले आप चेक दीजिए फिर आपको पैसा मिलेगा, तो चेक एक पोस्टपेड इंस्ट्रूमेंट है। अभी मेरे को बताओ कि आप फोकस में एडमिशन लेने गए, फोकस के लिए डीडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या चेक ज्यादा इंपॉर्टेंट है? डीडी। फोकस पॉइंट ऑफ व्यू से DD। पूछ रहा हूं। डीडी DD। डीडी क्यों? So because पहले से ही उसमें अमाउंट उसने पे की रहेगी ना, चेक बाउंस तो होने का। आखिर फोकस चेक क्यों मांगता है? उसने क्यों नहीं बोला मुझे डीडी चाहिए? एडमिशन लिया होगा तो बोलते हैं ना कि चेक भी आप दे सकते हैं, कभी उन्होंने बोला कि डीडी चाहिए मुझे? डिमांड ड्राफ्ट इज अ बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अगर मैं एडमिशन लेने क्या बोला, फिर से डिफाइन करो जरा। डिमांड ड्राफ्ट इज अ बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे अगर मैं फोकस क्लासेस में एडमिशन लेने जाती हूँ एंड दैट टाइम आई डोंट हैव, मतलब मेरे पास अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो मैं डीडी बना के दे दूंगी कि सर मुझे एडमिशन दे दीजिए और आपके यहाँ से बिल रेज कर दीजिए कि मतलब मैंने एडमिशन ले लिया है। तो मेरे को ये बताओ कि जिस कंडीशन में फोकस में आप एडमिशन ले रही हैं, 10,000 का मान लीजिए एडमिशन फी है, तो फोकस को डायरेक्ट कैश पेमेंट आप क्यों नहीं करेंगी? जो वही 10,000 पहले आप बैंक में देंगी, फिर उस पर कमीशन बैंक 100 रुपए मांगेगा, फिर 10,000 100 रुपए देने के बाद आप फोकस को 10,000 से 100 रुपए का आप डीडी देंगी। क्यों नहीं 10,000 डायरेक्ट आप कैश के रूप में दे दीजिएगा फोकस को? तो वो एक ट्रांजैक्शन शो करता है ना डिमांड ड्राफ्ट कि भाई मैंने ये एडमिशन में लेने के लिए यहाँ से मेरा मेरा एक XYZ अमाउंट इनकम है, तो मैं कहीं एक्सपेंस करने के लिए भी तो मुझे शो करना पड़ता है ना, ताकि मैं जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूँ तो मेरा शो करे कि भाई मैं अगर इतना कमा रही तो मेरा इतना एक्सपेंसेस भी है मेरा टैक्स सेविंग्स के लिए। अच्छा, और ऐसा है। स्टडीज के लिए तो सबको पेमेंट करना ही स्टडीज के लिए तो सब लोग को पेमेंट करना ही पड़ता है, तो वो तो शो करेगा ही फिर। मुझे नहीं मालूम है, इस कारण से मैं थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ, मुझे ये सब चीज नहीं मालूम है। ओके, तो चलो अभी हम प्रीपेड और पोस्टपेड की बात हमने कर लिया। बात बताएंगे मैडम, जो क्या नाम है, किसने बोला है आंसर? दीपाली गुप्ता। अच्छा दीपाली, क्या करती हो तुम? इतना तुमको फाइनेंशियल नॉलेज किधर से आ गया? प्रैक्टिकल नॉलेज है या कहीं काम किया आपने? सर बेसिकली ना मैं बताती हूँ, दीपाली गुप्ता जब जब FY BCom में उसने एडमिशन लिया था दालमिया कॉलेज में मलाड वेस्ट में, तब से वो जॉब कर रही है। तो वहाँ पे उसने अकाउंट्स भी संभाला है एंड रिटर्न फाइल्स भी की है, एंड देन उसके बाद उसने वहाँ पे सेल्स भी संभाला है। अब वो रियल स्टेट में है, रियल स्टेट में डिम्पल्स ग्रुप में है, एंड रियल स्टेट का कॉस्ट शीट्स वगैरह बनाती है, जो क्या बोलते हैं, जो कौन से बिल्डिंग में कौन से विंग में क्या फ्लैट्स है, कितना कॉस्टिंग जा रहा है, वो सारी चीजें मैं करती हूँ। तो इन सब चीजों का मुझे नॉलेज होता है कि चेक बाउंस जा रहा है, कब है, एवरीथिंग एंड ऑल, ये सारी चीजें मैं हैंडल कर रही हूँ। चलो वेरी गुड वेरी गुड, तब तो अच्छी बात है। मैं आपसे और भी क्वेश्चन आगे पूछता रहूंगा। चलिए, तो हमने अभी बताया आपको सेक्शन नंबर 85A में डिमांड ड्राफ्ट लिखा हुआ है। चेक और डिमांड ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्यों हम डिमांड ड्राफ्ट मांगते हैं, कब आपको डिमांड ड्राफ्ट देना है, क्यों डिमांड ड्राफ्ट बनाने से पहले बैंक कमीशन मांगती है, क्या डिमांड ड्राफ्ट डिस ओनर हो सकते हैं या नहीं, क्या डिमांड ड्राफ्ट बाउंस हो सकते हैं या नहीं, ये सारी बात डिमांड ड्राफ्ट में चलेगी। अभी सिर्फ आपको 85A 25 के बाद याद करना है कि डिमांड ड्राफ्ट की डेफिनेशन 85A में लिखा हुआ है। और सबसे आखिरी में जो सेक्शन आपको जानना है, दैट इज सेक्शन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कलर्शियल एग्जामिनेशन, दैट इज सेक्शन नंबर 138। 138 में मेरे अकाउंट में
अगर 5,000 रुपए है और मैंने 50,000 रुपए का चेक दे दिया है, मतलब मेरे अमाउंट से ज्यादा का अमाउंट का हमने चेक दिया है, दैट इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ चेक, दैट इज कॉल्ड बाउंस ऑफ चेक। तो अगर चेक बाउंस होता है, बाउंस सिर्फ उसी कंडीशन में हो सकता है जिस कंडीशन में खाते में पैसे कम है और उससे ऊपर का पैसा ओवर ड्रॉ हो रहा है उसमें, दैट इज कॉल्ड बाउंस ऑफ चेक। और इस बाउंस ऑफ चेक में क्या लीगल परिभाषाएं हैं वो सेक्शन नंबर 138 में लिखा हुआ है कि किस कंडीशन में हम उस आदमी को जिसने फोकस में एडमिशन ले लिया और बाद में 15 दिनों के बाद जब फोकस ने उसके चेक को अपने बैंक में लगाया तो चेक बाउंस हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, दैट इज अंडर सेक्शन 138। ये आप लिखें 138 तक। फिर एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको देता हूं, फिर हम चलते हैं आखिरी के आपके कड़ी में, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। 85A डिमांड ड्राफ्ट का डेफिनेशन। 138 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कलर्शियल एग्जामिनेशन, बाउंस ऑफ चेक। बाउंस तभी होगा जब खाते में पैसे नहीं होंगे। चलो आगे। चलो आगे क्या? यस सर। अभी फोकस में एडमिशन ले लिया, 20 दिनों के बाद वो चेक बाउंस कर गया। फोकस आपको कोर्ट ऑफ लॉ में बुला सकती है क्या? यस सर। यस सर। यस। पक्का? हाँ। यस सर। पहले ही बार बाउंस हुआ और डायरेक्ट हम आपको लीगल नोटिस दे सकते हैं? नहीं 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 नहीं। फिर आई थिंक थर्ड बाउंस पे दिया जाता है। थर्ड बाउंस में बार बार जाके बैंक में बाउंस करने का? ओके, तो बाउंस ऑफ चेक की बात ऐसी है कि अगर चेक बाउंस हो गया है तो बैंक से आपको रिटर्न मेमो लेना है और जिसने दिया है, सपोज आपने एडमिशन लिया, आप पढ़ रहे हैं, चेक बाउंस हो गया 10-15 दिनों के बाद, तो फोकस का काम है कि आपको एक रिटर्न इंफॉर्मेशन देना कि आपने ये चेक नंबर दिया था, इतने अमाउंट का दिया था, इस डेट को दिया था, हमारा इस डेट को बाउंस हो गया है, आप प्लीज ये जो पैसा है हमारे पास भर दें। तो जिस दिन से आपको वो लेटर मिला है उस दिन से 30 दिन आपके पास है। अगर 30 दिनों के अंदर आपने अगर पैसा भर दिया वेल एंड गुड, अगर नहीं भरा तो 31 दिन फोकस के पास ये राइट है कि आपके पास मतलब कोर्ट में जाके वो आपके अगेंस्ट सूट फाइल या केस कर सकते हैं। क्लियर? दिस इज हाउ द 138 सेक्शन इंप्लीमेंट। ठीक है, अभी मैं गया, अभी मैं भी आया आपके पास, अभी मैं गया किसके पास, तो देवयानी के पास गया। देवयानी आवाज आ रही है खाने? यस सर। मैं देवयानी के पास पहुंचा, देवयानी की शादी थी, तो वह कि कुणाल सर को भी बुलाया जाए, तो आपके अशोक सर के साथ मैं भी आया। भाई कुणाल सर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो गिफ्ट आया होगा, तो मैं भी स्टेज पे गया और देवयानी को 1 लाख रुपए का चेक दे दिया। देवयानी मैडम ने उसको 7 दिनों के बाद अपने बैंक में लगाया, चेक बाउंस हो गया। देवयानी कोर्ट में मुझे बुलाओगी क्या? डायरेक्टली तो नहीं। हाँ, सही सही बताओ। डायरेक्टली तो नहीं, पहले आपको बोलूंगी। हाँ, पहले बोलोगी। क्या बोलोगी? हाँ। कि सर आपने 1 लाख रुपए का गिफ्ट दिया था वो बाउंस हो गया, फिर से 1 लाख रुपए मेरे को कैश दो, ऐसा बोलोगी? सर मन तो ये करेगा कि क्या कर दूं कि आपने 1 लाख रुपए का सपना दिखाया और बाद में आपने पैसा दिया ही नहीं, आप पे तो मैं 10 मुकदमे करूंगी। दीपाली, आप जाने कि आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि हम दोनों के बीच में
कोई भी लीगल कंसिडरेशन नहीं है। हमने वो गिफ्ट किया था आपको, बीच में कोई भी लीगल कंसिडरेशन नहीं थी। हमने फोकस में एडमिशन लिया तो लीगल कंसिडरेशन ये है कि हमने एडमिशन लिया, हमने स्टडी किया, हमने कहीं से कंप्यूटर लिया, तो लीगल कंसिडरेशन ये थी कि हमने वो प्रोडक्ट लिया, उसके एवज में मुझे पेमेंट करना था, लेकिन हमने आपको गिफ्ट दे दिया, तो आपके पास कोई भी ऐसी कानूनी राइट नहीं है कि आप मुझे कोर्ट में घसीट सकती हैं, आप मुझे लीगल नोटिस दे सकती हैं। तो आप याद रहे, आप में से हर एक स्टूडेंट कि आपकी शादी में या आपके बर्थडे पे आपको अगर कोई चेक देता है तो उसको आप बोले कि भैया तू 10 रुपया दे दे कैश, लेकिन ये चेक अपने साथ लेना। समझ में आया? यस सर। क्योंकि वो ऐसा ही स्टूडेंट होगा जो मेरी क्लास को अटेंड किया होगा, समझ में आया होगा कि चेक देने के बाद कुछ होता नहीं है। अब याद रहेगा 138? सर गुड, ओके। चलेंगे आखिरी कड़ी में। उस कड़ी का नाम BRA, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। ये एक्ट कब आया है? तो ये एक्ट आपके आजादी के बाद आया है और नाम है BRA 1949। फुल फॉर्म है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। कब आया है? 1949 में आया है। इसमें भी पांच सेक्शन को याद कर लीजिए, काफी काम निकल जाएगा। सेक्शन नंबर कौन सा? सेक्शन नंबर 20। सर 9 है ना? 9 बताया था क्या पहले? इमूवेबल प्रॉपर्टी 7 years अच्छा के लिए 9 होल्ड। बताया था, चलो फिर से बता देता हूँ 9, अदरवाइज ठीक होता है 9 को मैं जेब भी रख लिया। सेक्शन नंबर 9 में ये बातें हैं कि नो बैंक कैन होल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर मोर देन 7 years एक्सेप्ट देयर यूज। क्या बोला मैंने? तो बोलता हूं, क्योंकि बैंक के पास पूरी इकोनॉमी है, बैंक के पास प्रॉफिट है, करोड़ों रुपए हैं, लेकिन बैंक चाह के भी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई फ्लैट हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया, कोई आपका जमीन हो गया, तो वहां पे बैंक उस चीज को परचेज नहीं कर सकती है, या परचेज कर लिया तो 7 सालों के अंदर उसको बेचना है, एक्सेप्ट ऑफ देयर यूज। अगर बैंक की प्रीमाइसेस है तो बैंक परचेज कर सकती है, उसको चलेगा, लेकिन बैंक इन्वेस्टमेंट के लिए कि 20 सालों के बाद ये जो हमने यहाँ पे 2 करोड़ लगाया है, यहाँ पे 20 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा, ये काम बैंक नहीं कर सकती है। क्या बोला मैंने? तो फिर से बोलता हूं, सेक्शन नंबर 9 में ये डिफाइन है कि नो बैंक कैन होल्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी मोर देन हाउ मेनी इयर्स? 7 years 7 years एक्सेप्ट ऑफ देयर यूज। ये है आपका सेक्शन नंबर 9 ऑफ BRA। सेक्शन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि नो बैंक कैन लेंड अगेंस्ट देयर ओन शेयर। अब किसी बैंक की खुद की शेयर है तो खुद के शेयर के अगेंस्ट कोई बैंक किसी भी कस्टमर को लोन नहीं दे सकती है। दूसरे बैंक का शेयर है तो उसके अगेंस्ट हम लोन देंगे, दूसरे बैंक का कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो उसके अगेंस्ट हम लोन देंगे, लेकिन हमारे ही बैंक का शेयर है, पैसे हमारे पास जमा है, तो उसके अगेंस्ट हम फिर से कोई लोन नहीं दे सकते हैं। दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 20, नॉट अंडर निगोशिएबल, नॉट अंडर RBI, बट अंडर BRA 1949। सेक्शन नंबर 22, RBI will give license to all commercial बैंक। देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन में आपसे दिक्कत आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि RBI बैंकों को लाइसेंस देगी, ये तो सीधी सी बात है कि RBI के एक्ट में होनी चाहिए, और आपके पास ऑप्शन भी होगा। क्वेश्चन रहेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एंड सेक्शन RBI there is definition under RBI can give license to other commercial bank। section number 22 of RBI Act, section number 22 of BRA Act, section number 22 of Negotiable Instrument Act। तो आपको लगेगा कि बैंकों को लाइसेंस देना है, सेक्शन 22 तो याद ही है, डायरेक्ट आप RBI के एक्ट पर टिक मार्क कर देंगे, वहीं गलती हो जाएगी। तो बैंकों को लाइसेंस दिया जाना है,
हर एक बैंकों को लाइसेंस आरबीआई देती है, बट ये बात आरबीआई के एक्ट में लिखा हुआ नहीं है। ये बातें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है। जिस सेक्शन में लिखा हुआ है वो सेक्शन नंबर 2 है, 22 नंबर सेक्शन है। जब मैं आरबीआई के एक्ट की बात कर रहा था तो वहां पे सेक्शन नंबर 42 पढ़ाया था। क्या बताया था उसमें? CRR सीआरआर। अभी उस 42 को रिवर्ट कर दीजिए तो कितना 24 मिलेगा? SLR 24 नंबर। 24 नंबर में ये कहा गया है कि बैंक अपने पास ही अपने रिजर्व का सर्टेन परसेंटेज किसी भी लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखेगी। दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। तो सीआरआर और एसएलआर में अंतर बनाए रखिए कि सीआरआर की बातें आरबीआई के पास है। आवाज नहीं आ रहा। क्यों आरबीआई के पास है भाई? सीआरआर है कि नहीं? सीआरआर किसके पास जमा होता है? तो आरबीआई के पास ही जमा होता है। तो जो आरबीआई के पास ही जमा होता है इसका आंसर आरबीआई के एक्ट में है। कौन से नंबर सेक्शन में है? 42 में है। 42 सर बीच बीच में वॉइस जा रहा है। को रिवर्स कर देंगे तो 24 में होगा। 24 आप नहीं होता है। कहाँ होता है? तो बैंक खुद के पास जमा करती है। दैट इज सेक्शन नंबर 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, SLR। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। उस सेक्शन का नाम है 35A सेक्शन नंबर 35। क्या लिखा हुआ भाई उसमें? बैंकिंग अम्बुड्समैन ये क्या होता है? कोर्ट है ना सर बैंकिंग का। मुझे क्या पता, आप बताएंगे तो हाँ समझ सर आपने जाऊंगा। वो टॉपिक पे पढ़ा है नहीं अभी तक, बट उतना ही बताया है। क्या है? कोर्ट है? कोर्ट कोर्ट है हाँ बैंकिंग के लिए। अगर मेरे घर में चोरी हो गया है तो इस कोर्ट में जाके मैं अपनी सुनवाई कर सकता हूँ क्या? सर वो सब पता नहीं सर, उतना सिखाया नहीं आपने। वो सिर्फ वो सब आप उतना ही लिखाए थे, फिर बोल रहे थे कि ये बैंक की बात अभी मत करो, बाद में करूंगा। ठीक है, तो आप जाने सेक्शन नंबर 35 में इस सेक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग अम्बोर्समेंट। बैंकिंग अम्बोर्समेंट इज फिनेंशियल कोड। मैंने एग्जेक्टिव लगाया है कोड के आगे, दैट इज कॉल्ड फिनेंशियल। फिनेंशियल का मतलब है अगर आपके और बैंक के बीच में कुछ डिस्प्यूट होता है, अगर कस्टमर और बैंक के बीच में डिस्प्यूट होता है तो आप किसी सेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आपके लिए आरबीआई ने जिस कोर्ट की अवधारणा 1995 में रखी और 2006 से उस कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया, उस कोर्ट का नाम यही है बैंकिंग अम्बोर्समेंट। और इस कोर्ट की बात बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखी हुई है। जिस सेक्शन में लिखी हुई है उस सेक्शन का नाम है 35। हमने एक चेक दे दिया आपको, वो चेक पास भी हो गया, उसके पैसे भी आपको आ गए, लेकिन मैं बैंक में गया, मैंने बोला कि वो चेक मुझे वापस चाहिए। बैंक वो चेक वापस करेगी क्या? यस सर। अब क्वेश्चन ही मैंने ऐसा पूछ दिया तो आपको लगेगा कि ये तो इसका आंसर तो नो ही होता, लेकिन क्वेश्चन ऐसा सर ने पूछा तो यस बोल देते हैं। यस, पेड इंस्ट्रूमेंट कैन बी रिटर्न टू कस्टमर। चेक आपने इशू किया, मेरे फोकस को आपने चेक दिया, फोकस के अकाउंट में वो पैसे भी आ गए, आपके अकाउंट से वो पैसे डेबिट भी हो गए, लेकिन आप बैंक में गए, आपने बोला कि मैंने जो वो चेक दिया है वो चेक मुझे वापस चाहिए, तो आपके पास ये लीगल राइट है कि आप वो चेक वापस ले सकते हैं अगेंस्ट एनी एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन देना है कि मुझे इस चीज के लिए इसकी जरूरत है, आपसे उसका पैसा लिया जाएगा 238 या जो भी उसके चार्जेस होंगे, डिपेंड करता है अमाउंट के ऊपर, तो वो पैसा आपसे लिया जाएगा, उस चेक का जेरॉक्स लिया जाएगा, उससे एक्नॉलेजमेंट लिया जाएगा, लेकिन वो पेड इंस्ट्रूमेंट आपको वापस कर दिया जाएगा। ये एक लीगल राइट कस्टमर के पास है, और ये लीगल राइट जो एक्ट आपको देता है वो एक्ट BRA 49 का है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 49 का है, लेकिन जिस सेक्शन के अंदर इस एक्ट की अवधारणा है वो सेक्शन का नाम है सेक्शन नंबर 45Z। इतनी ही बात से याद कर लें तो चलेगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पहला सेक्शन है, सेक्शन नंबर कौन सा? सेक्शन नंबर 9। पहला सेक्शन कौन सा बताया था अभी? सेक्शन नंबर 9 ना? हाँ, 9 इमूवेबल। नो बैंक कैन होल्ड इमूवेबल एसेट फॉर मोर देन हाउ मेनी इयर्स?
7 7 years। सेक्शन नंबर 9 के बाद कौन सेक्शन आया? 20। नो बैंक कैन lend against their own shares। 20 के बाद क्या होता है? 22 ना? लाइसेंसिंग। हाँ 22 RBI will issue license to all commercial bank in India। 22 के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 24 अंतर बनाना है CRR और SLR के बीच में। SLR SEAQTORY स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बाद में बताऊंगा क्या होता है SLR। अभी से फुल फॉर्म याद कर लिया, 24 नंबर में है, काफी है। 24 नंबर SLR। 24 के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन अगेन 35 क्या है? BO दैट इज बैंकिंग ombudsman। 35 के बाद लास्ट 45Z पेड इंस्ट्रूमेंट कैन बी returned। paid instrument can be returned 45Z। देखिए इस सेक्शन में सिर्फ 5 ही हमने लिखा है, लेकिन 5 में 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 24, 35 और 45Z। सर 24 एक बार एक्सप्लेन कर दो ना। हाँ ओके करता हूँ, पहले लिख लो। सर 35 अंडर सेक्शन ए है कि सिर्फ 35? 35A है, 35 लिखिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में ये 35A है। 35A याद कर लिया तो और बेहतरी बात है। 35 भी याद किया तो आप ऑप्शन में टिक मार्क कर सकते हैं। सर लास्ट जो सेक्शन दिया है वो 45Z पेड इंस्ट्रूमेंट कैन बी रिटर्न। पेड इंस्ट्रूमेंट चेक पास हो गया लेकिन वापस मिलेगा क्या? यस। कुछ छूटा हुआ है? हट जाओ, हट जाता हूं। चलो, किसी ने बोला कि सर SLR क्या होता है, बता दें। तो SLR क्या है? देखो CRR जब भी बैंक लाइसेंस देती है, जैसे आप फोकस में एडमिशन लेने आए तो आपको क्या बोला गया कि आप कैश जमा कीजिए, वैसे ही सेम RBI के पास भी है कि RBI जब बैंकों को लाइसेंस देती है तो बोलती है कि मेरे पास कैश रखो। तो हर एक बैंक जब RBI के पास कैश रखती है, उसी रेशियो को जिस नाम से हम जानते हैं उसको हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। लेकिन जब फोकस में आप आए तो अपने वॉलेट में भी आपके पास 50, 100, 500 रुपए होते हैं,
वैसे ही हर एक बैंक पूरी एसेट का एक सर्टेन परसेंटेज अपने पास जमा रखती है, एनी कंडीशन, एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उसको हम बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो आरबीआई के पास जो रखेंगे उसको हम बोलेंगे CLR, और जो खुद के पास रखेंगे, खुद के पास कहने का मतलब बैंक खुद के पास रखेगी, वो किसी भी कंडीशन में मार्केट में हम लेंड नहीं कर सकते हैं कस्टमर को, क्योंकि बैंक के पास जितनी अमाउंट है वही अमाउंट तो बैंक लोन के रूप में देती है, लेकिन उस पैसे को बैंक कभी टच नहीं कर सकती है, क्योंकि ये आरबीआई गाइडलाइन है कि आपको इतना पैसा अपने पास ही रखना है, अपनी सिक्योरिटी के लिए रखना है। दैट इज कॉल्ड SLR। समझ में आया जो पूछ रहे थे हमसे? यस सर। इससे और भी विशेष से हम बात करेंगे जब आरबीआई क्लास में हम चलेंगे, तो बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR, MSF, NDTL की बात करेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर होगा। चलो, अभी तक हमने आपके 3 एक्टों को देखा है। एक बार 2 मिनट के अंदर तीनों एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शन को आप बता देते हैं। सेक्शन नंबर आरबीआई एक्ट की बात करें तो सेक्शन नंबर 3 में हमने बताया था, एक बार खोलो, आपने जो लिखा है एक बार आपको रिवीजन भी होगा, और संभवतः अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा तो वहां पर आप पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। आरबीआई की एक्ट कब आई? तो 1934 में आई। सेक्शन नंबर 3 में हमने एस्टैब्लिशमेंट या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताया। 7 में गवर्नमेंट निर्देश इशू करती है आरबीआई को, तो डायरेक्टिव्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू आरबीआई, ये आपके 7 नंबर सेक्शन में लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 20 में ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक टू डू गवर्नमेंट बिजनेस, है ना, जितने भी गवर्नमेंट बिजनेस है, गवर्नमेंट योजनाएं हैं, जो फिनांशियल योजनाएं हैं, वो बैंकों के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये 20 में लिखा हुआ है। 22 में लिखा हुआ है कि आरबीआई ही एकमात्र वो सोल अथॉरिटी है जो इंडिया के अंदर हर एक बैंक नोट को इशू कर सकती है। तो 22 में लिखा हुआ है आरबीआई के पास ही ये सोल राइट है कि वो आपके करेंसी को मार्केट से दूर कर सकती है डीमोनेटाइजेशन के अंदर, ये 24 में लिखा हुआ है। 42 में CR की बातें हैं, और एक एजेंट के रूप में बड़ी बैंक काम करेगी, SBI उसका नाम होगा, ये 45 में लिखा हुआ है। करेक्ट? ओके क्या? यस सर। यस। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात हमने की, 81 में आया है, और 4 नंबर में लिखा हुआ था प्रोमिसरी नोट, 5 नंबर में लिखा हुआ था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 6 नंबर में लिखा हुआ था चेक, उसके बाद 7 नंबर में लिखा हुआ है ड्रॉ, ड्रॉई एंड पे, 7 के बाद 9 और 10 में रिस्पेक्टिव लिखा हुआ होल्डर इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, जबकि एनआई एक्ट का डेफिनेशन सेक्शन नंबर 13 में लिखा हुआ है। इंडोर्समेंट की बात 16 में लिखी हुई है। वर्ड और फिगर मिसमैच होगा तो वर्ड अमाउंट पेबल होगा, ये 18 में लिखा हुआ है। उसके बाद बैंकों की हॉलीडे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो 25 में लिखा हुआ है। 85 में डिमांड ड्राफ्ट की बात लिखी हुई है, और पेमेंट नहीं होने के कारण अगर चेक बाउंस होता है, सामने वाले को पार्टी को पैसे नहीं मिलता है, ये आपके 138 सेक्शन में लिखा हुआ निर्देश है। जब भी आगे पे हम आते हैं 1949 पे आते हैं, तो उसमें सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है कि नो बैंक कैन होल्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर मोर देन 7 ईयर्स। कोई भी बैंक अपने यूज से ज्यादा कहीं भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में 7 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है, क्योंकि बैंक ही इन्वेस्टमेंट अगर करने लगेगी, तो बैंक को तो हमने पब्लिक के लिए बनाया है, लेकिन बैंक ही इन्वेस्टमेंट करने लगेगी तो बैंक पैसा कहाँ से देगी पब्लिक को? है ना, पब्लिक को पैसा नहीं मिलेगा, तो ये जो इंजन चल रहा है इकोनॉमिकल इंजन, वो चलेगा ही नहीं। बैंक पब्लिक को पैसा देती है होम लोन के लिए, तो वो सीमेंट खरीदता है, बालू खरीदता है, फर्नीचर खरीदता है, शीशा खरीदता है, कारपेट खरीदता है, तो इंजन चलता है ना। लेकिन अगर बैंक लोन ही देना बंद कर देगी तो ये जो इंजन है वो चलेगा ही नहीं। तो इस इंजन को रोकने के लिए पाबंदी लगा दी गई है भाई कि आप 7 साल से ज्यादा किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप कर ही नहीं सकते। आप पब्लिक के लिए है, पब्लिक को आप पैसा दीजिए, पब्लिक वहां से काम करेगी, और ये जो सर्कुलेशन है, जो आपका इकोनॉमिकल लाइफ साइकिल है, वो चलता रहेगा। उसके बाद 20 में लिखा हुआ है कि बैंक अपने ही शेयर्स के अगेंस्ट किसी भी कस्टमर को पैसा नहीं दे सकती है। 22 नंबर सेक्शन में लिखा हुआ है कि आरबीआई वो एंटिटी है जो हर एक कमर्शियल बैंकों को लाइसेंस देगा। सीआरआर के ठीक अपोजिट वहां 42 था, यहाँ 24 है। 24 में एसएलआर की बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। 35 में बैंकिंग एम्बोर्समेंट की बातें हैं, और 45 जेड में आपका पेड इंस्ट्रूमेंट कैन बी रिटर्न टू कस्टमर्स जैसी बड़ी। इतनी बात आज के क्लास में हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे, तो इस क्लास को हम आगे लिए चलेंगे, आगे की बात हम करेंगे। ओके।
Yes, sir. Okay. Good day. Thank you, sir. Thank you, sir.